मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अब 11 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं। 12वें साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में दाखिल हो रही है और इस 11 साल मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध को तकरीबन 90 से 95% रेवेन्यू देने वाले कराची का हाल ये है कि दुनिया का इस साइज़ का वाहिद शहर है जहाँ पर कोई सरकारी बस नहीं चलती और यही वो वाहिद शहर है जहाँ पर किसी किस्म का कोई सेफ सिटी निज़ाम नहीं है, जो कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में होता है, जिसमें हज़ारों कैमरास के ज़रिए पुलिस और दूसरे इदारे शहर पर एक निगाह रखते हैं। और ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी ये निज़ाम मौजूद है। बड़ा मौसर निज़ाम लाहौर में काम कर रहा है, इस्लामाबाद में काम कर रहा है, बल्कि चंद और दूसरे बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। लेकिन सिंध में न जाने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि कराची के जो मामलात रहे वो पसे पुश्त रहें, चाहे यहाँ के ट्रांसपोर्ट के मामलात हो, यहाँ पे कूड़े उठाने के मामलात हो और यहाँ पे अगर शहर को महफूज बनाने के मामलात हो। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कराची शहर, जिसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 1 लाख कैमरास की है, जिस साइज़ का ये शहर है, 2.25 करोड़ लोगों का ये शहर है, मगर इसके बावजूद यहाँ पे बमुश्किल तमाम चंद 100 कैमरास काम करते हैं और उनकी भी क्वालिटी इंतहाई, माफ़ कीजिएगा, अबतर बताई जाती है। ये शहर के लिए इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 12 सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान तो कर चुकी है, मगर 12 ये बात सामने आई कि दरअसल ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था करप्शन के लिए, पैसे बटोरने के लिए। तो इसी हवाले से इस पर एतराज़ात उठाए। कभी हुकूमत सिंध के इन करप्शन ज़दा जो विजन था उस पर सिंध पुलिस ने एतराज़ उठाया और कभी नैब ने। इस पूरी सूरत हाल के बाद आज अचानक हुकूमत सिंध को, वज़ीर आला मुराद अली शाह को एक बार फिर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ख्याल आया, जिसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर इजलास तलब किया और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा कि मैं जब से इस हुकूमत में आया हूँ मैं हमेशा सेफ सिटी का नाम सुन रहा हूँ, आखिर ये कब शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस तरह से सवाल पूछ रहे थे जैसे कराची का एक शहरी उनसे सवाल पूछता है। जिसके बाद आज उन्होंने फैसला किया कि सेफ सिटी अथॉरिटी बना दी जाए और इस सेफ सिटी अथॉरिटी का आज इस इजलास में फ़ैसला किया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी तो बन गई है, लेकिन सेफ सिटी कब बनेगा इसका हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से हम बातें ही सुनते रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जो सिंध पुलिस के सरबराहान हैं वो मुसलसल इसकी तरफ इशारा करते रहे हैं, इस पे शोर मचाते रहे हैं, हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते रहे हैं, मगर किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी, चाहे मौजूदा IG जनाब कलीम इमाम हो या साबिक IG AD ख्वाजा। सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, वो ये है कि आप टेक्नोलॉजिकली इस शहर को सिक्योर करने की कोशिश करें। कराची के अंदर 2.25 करोड़ की आबादी में आपके पास 2100 कैमरा हैं टोटल। अगर लाहौर में 15 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती है अमन अमान की बहाली के लिए, तो हमारे इस शहर को, जिसको हम गेटवे टू पाकिस्तान कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का नर्व सेंटर है, उस शहर के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमने क्या किया? सेफ सिटी मैं समझता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सेफ सिटी जितने बड़े दुनिया के शहर हैं, चाहे पेरिस है, लंदन है, वाशिंगटन है, लाहौर में आप देखें, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो कि आप टेक्नोलॉजी के बेस पे लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और सिटी को मैनेज करते हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। बदकिस्मती दर बदकिस्मती ये कराची का मुकद्दर है। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। खोकर साहब, 11 साल तो नहीं हुआ, 12वें साल के अंदर
अब फैसला हुआ है कि सेफ सिटी हम अथॉरिटी बनाते हैं। आज चीफ मिनिस्टर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। ये बताइएगा कि क्या कोई सीरियसनेस आ गई इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और क्या वाकई अचानक फैसला हुआ है कि या ख्याल आया, ये शर्मिंदगी हुई है कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं और हम सिर्फ बातें करते हैं? हाँ खान साहब, ये क्योंकि ज़ाहिर एक मसला तो बहुत बड़ा है और हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस भी बन रहा है। ये होम डिपार्टमेंट ने ये प्रपोज़ल किया था कि ये अथॉरिटी बनाई जाए। अब मज़े की बात यह है कि ये अथॉरिटी जो 3 साल पहले पंजाब हुकूमत बना चुकी है, जो आज से 5 साल पहले बनी चाहिए थी, आज उसका पेपर वर्क शुरू हुआ है और अब ये अथॉरिटी का जो मसवदा है वो कैबिनेट में आएगा, फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर सिंध असेंबली में आएगा, फिर अथॉरिटी का ढांचा बनेगा, फिर लोग आएंगे, फिर उसके लिए बाकायदा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी पूरे शहर की, और उसके बाद जाके ये मंसूबा मतलब बनेगा। एक अहम बात यह है कि हुकूमत की सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगाएं कि इस साल का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने रखा है। यानी कि इस साल के लिए इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं कि ये तो एक ड्रामा है जो लोगों के सामने रखा है, क्योंकि हुकूमत के पास सिर्फ इसकी इतनी अहमियत थी कि उसने सिर्फ 1 करोड़ रुपए इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं। क्या वजह है ये जो इससे पहले इसकी बात होती रही कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है? जब लाहौर का आया था उसके फ़ौरन बाद हुआ, इनको जगाया, इनको शर्मिंदा किया, इनको बताया कि पूरे पाकिस्तान में ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, पूरी दुनिया में होता है, क्यों आखिर कराची में तुम नहीं ला रहे? और फिर बातें हुई कि अब आने वाला है, फिर वो चले जाते थे। क्या होता था इस दौरान? खान साहब, बुनियादी मसला ये था कि ये मतलब कोशिश ये होती है यहाँ सिंध में जो सबसे बड़ा अलमिया है कि सिर्फ वो मंसूबे यहाँ शुरू होते हैं जिनमें हुक्मरानों का कोई ना कोई मुफाद ज़रूर हो जाता है। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हुआ। यहाँ इनका ये था कि चाइना के किसी कंपनी से मिल के कोई बातचीत भी इनकी थी, यहाँ इनका वजीर भी वहाँ गया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाया जाए। पहले ये एक प्रपोजल था, लेकिन बाद में जब मसला पता चला कि ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई रेवेन्यू जनरेशन तो होनी नहीं है। और ये तो एक पुलिस सिक्योरिटी है, इसमें पब्लिक प्राइवेट वो भी बैरून मुल्क की कोई इदारे के साथ। बिल्कुल, इस पे एपेक्स कमेटी में एतराज़ हुआ और इसमें जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एतराज़ किया। पिछले साल अक्टूबर में ये डिसाइड हुआ कि इसके लिए अब सूबाई एडीबी से ये मंसूबा तय होगा और इसके लिए सूबाई एडीबी में फंड्स रखे जाएंगे। ये एपेक्स कमेटी में बाकायदा फैसला हुआ और यहाँ हमारे प्रोग्राम में भी आकर सूबाई वजीर ये कहे गए, लेकिन 1 करोड़ रुपया इन्होंने रखा। एक दूसरा मंसूबा जो 10,000 कैमरे कराची में लगने महकमा पुलिस के तहत, उसका ठेका भी उसी कंपनी का फिजिबल रिपोर्ट को दिया गया जिसका सेफ सिटी प्रोजेक्ट का 2015 में ठेका दिया गया था। और नेब ने उस पर एतराज़ किया था, वही कंपनी। उस पर पुलिस डिपार्टमेंट की जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने लिख के दिया हुकूमत सिंध को कि भाई ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे रही है ये मखसूस कंपनी को फ़ायदा देने के लिए दे रही है और इस पर लागत बहुत ज़्यादा आएगी, इसकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है। लेकिन आज तक सिंध हुकूमत ने वो ठेका रद्द नहीं किया। आज सीएम साहब ने फिर कमेटी बना दी है कि वो जो रिपोर्ट जिस पे एतराज़ात हैं महकमा पुलिस को, उसका फिर जायज़ा लिया जाएगा, फिर वो कमेटी रिपोर्ट देगी। गोया कि सिंध हुकूमत हो या वज़ीर आला हो, ये जो काम है ये रुक नहीं रहे। चाहे आधी पीपल्स पार्टी की क़यादत अंदर हो गई हो और आधी के ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस हो, मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंसेस बिल्कुल तैयार बैठे, मगर हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल खान साहब, ये जो जिस तरह के ये फैसले हो रहे हैं और जिस तरह की ये कमेटियाँ बना रही हैं, तो उससे अंदाज़ा यही होता है कि ये कुछ भी हो जाए, कोई भी मनसूबा सिर्फ उस सूरत में यहाँ बनेगा जब इनका कोई फ़ायदा होगा, और जब फ़ायदा नहीं है तो फिर मनसूबा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा दर ड्रामा दर ड्रामा। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यानी कि जो रेगुलेटर्स हैं, ओगरा, पेपरा, नेपरा, ये तमाम इदारे। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये किसी वजारत के तहत नहीं होने चाहिए, मुतल्लिका वजारत के तहत नहीं बल्कि काबीना के तहत हो, ताकि खुद मुख्तार रहे और ये उसी खुद मुख्तारी से आज़ाद हैसियत से अमल कर सके और ऑपरेट कर सके। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क में गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस से मुंसलिक एक फैसले में कल वफाकी काबीना ने 5 रेगुलेटरी इदारों का इंतजामी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनकी वजारतों से वापस लेके काबीना डिवीज़न के मातहत कर दिया और इसकी मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह है कि ये इदारे अब बग़ैर किसी मुदाखलत के अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे सकेंगे और इन पर कोई वजारती कंट्रोल नहीं होगा। इन इदारों में ओगरा, नेपरा, पेपरा, PTA और फ्रीक्वेंसी एवेल्यूएशन बोर्ड शामिल हैं।
अहम रेगुलेटर्स हैं और अब ये आज़ाद अंदाज में काम करेंगे। इन इदारों को दोबारा काबीना डिवीज़न के मातहत करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त नेपरा का इंतज़ामी कंट्रोल पावर डिवीज़न, ओगरा का पेट्रोलियम डिवीज़न, पेपरा का वजारत ख़जाना, जबकि PTA और फ्रीक्वेंसी एवेल्यूशन बोर्ड वजारत IT के पास है। हुआ यह था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दिसंबर 2016 में इन 5 रेगुलेटरी इदारों को मुतल्लिका वजारतों के मातहत कर दिया था। हुकूमत ने इन इदारों को वजारतों के मातहत करने का फैसला उस वक्त किया जब नेपरा और ओगरा ने अवामी मफाद के मामलात, बिलखुसूस टैरिफ के मामलात पर वजारतों के अहकामात पर मज़ाहमत की थी। वजारत पानी और बिजली पेट्रोलियम ने वज़ीर-ए-आज़म से मुसलसल इन इदारों की शिकायत की थी। मैं पूछता हूं कि नेपरा है क्या? नेपरा है क्या? कोई नेपरा है, कोई पेपरा है, पेपरा है। मैं यहाँ पर नेपरा के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता कि बात फिर बहुत दूर तक निकल जाएगी। वज़ीर आज़म अपनी कारकर्दगी के ऊपर वो देखें तो वो अपना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये पाबंदियां हैं, वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशन हैं, वो फलां बॉडी है, वो फलां इदारा है। बड़े उन्होंने बड़ी ज्यादती की हुई है। मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं ले रहा, बतौर नेपरा एक इदारे का नाम ले रहा। कोई नेपरा है, कोई पेपरा है, कोई पता नहीं और कौन से। नेपरा का ये इंस्टीट्यूट मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के कौज के साथ ज्यादती और जुल्म और ज्यादती। इन रेगुलेटर्स को फिर मुतल्लिका वजारतों के मातहत कर दिया गया था, जिसमें इस फैसले पर सिंध और KP की सूबाई हुकूमतों ने शदीद एहतजाज किया था। उनका मौक़िफ़ था कि आइन की आर्टिकल 154 के तहत इस फैसले की मंजूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से लेना ज़रूरी थी और दोनों सूबों के वज़राए आला ने इस सिलसिले में तहरीरी प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया था। अब ये फैसला हो गया है कि ये आज़ाद खुद मुख्तार इदारे आज़ाद हैसियत में काम करेंगे और इन पर निगरानी काबीना ही की रहेगी और ये इस लिहाज से ये एक अहसन कदम है। हमें ये बताया गया है कि IMF का भी ये कहना था कि तमाम रेगुलेटर्स जो हैं वो आज़ाद होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो न्यूट्रल होने चाहिए। इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे, इस डेवलपमेंट पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आबिद सुलहरी, जो कि डायरेक्टर हैं SDPI की सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, बहुत मुमताज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आबिद सुलहरी साहब, क्या अहमियत है आपके नज़दीक कि इनको मुतल्लिका वजारतों से निकाल के इन इंतहाई कलीदी रेगुलेटर्स को अब काबीना के तहत कर दिया गया है? जी खान साहब, ये एक बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। वो रेगुलेटरी अदारे जिनके बारे में उनको रिपोर्ट देना थी, जिनकी पॉलिसीज़ के बारे में उनको बात करना होती थी, उनकी फ़ाइल जो है उसी मिनिस्ट्री के फेडरल सेक्रेटरी के ज़रिए मूव की जा रही होती थी और इसका मतलब ये था कि मिनिस्ट्री से उनको डायरेक्ट डिक्टेशन मिलती थी। तो ये बिल्कुल एक तो गुड गवर्नेंस के तकाज़ों के भी मुनाफी था और वो रेगुलेटर जो थे वो भी अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि 2016 में जब IMF का प्रोग्राम जो ख़त्म हो रहा था, उस वक्त हुकूमत की ये ज़रूरत थी कि थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन से निकला जाए। अभी भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि ओगरा ने या नेपरा ने टैरिफ में इतना इजाफा करने की तजवीज़ की जो वज़ीर आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया या काबीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो इस वक्त IMF का है इंसिस्टेंस वो ये है कि अब सियासी हुकूमत को इन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की सिफारिशात जो है वो रद्द नहीं करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि टैरिफ बढ़ा दो तो बढ़ जाना चाहिए, अगर वो कहते हैं कि टैरिफ कम कर दो तो टैरिफ कम हो जाना चाहिए। और इसी फैसले के तहत, इसी पस मंज़र में, इसी रूह के तहत बाकी अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी एक बिल्कुल ऑटोनमस और पूरी अथॉरिटी अमलन दी जा रही है। ये तो कहने को तो हमेशा से रही है। जी बिल्कुल, वरना पहले आपको पता होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी उसकी अनाउंसमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में की जा रही होती थी। यानी स्टेट बैंक जो है वो अपना पॉलिसी रेट कम या ज़्यादा करता था और उसकी जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही होती थी। तो ये यकीनी तौर पे एक मुस्तहसन इक़दाम है। इसमें अब सिर्फ चीज़ ये है कि इन रेगुलेटरी अदारों की कैपेसिटी इन्हांस करने की ज़रूरत है और इनके जो बोर्ड्स हैं और इनके जो हेड्स हैं वहाँ पे यकीनन बहुत से अदारों में बड़े लायक फायक लोग मौजूद भी हैं, लेकिन वहाँ पे उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है क्योंकि पहले तो आपके पास एक पॉलिटिकल चेक था। अब अगर पॉलिटिकल चेक नहीं होगा तो
ये अगर अच्छे फैसले यकीनन करेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने आबिद सलारी साहब बात की है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब अथॉरिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर बोर्ड हो तो ये हर लिहाज से अब बोर्ड हो, ये टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हो और ये टॉप क्लास फिर इनको अंडरस्टैंडिंग भी हो और इनका एक परसेप्शन भी उनको पता हो कि मुल्क के हालात भी क्या हैं। खाली एक पहलू से काम नहीं बनेगा, इसलिए इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर ये जो रेगुलेटरी इदारे थे ये पार्किंग लॉट बन जाते थे, जिसमें कि अजीज़ो कारब को भी माजी में मिनिस्टर्स के जो थे उनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया, वहाँ पे जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस वाले या कारपोरेट इंटरेस्ट रखने वाले जिनका कारपोरेट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो लोग भी उनके बोर्ड्स में आ जाते थे। तो जहाँ पे इन अदारों को ख़ुद मुख्तारी दी जा रही है वहाँ पे मैं यकीनी तौर पे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि हुकूमत जो है उसको इनकी कंपोजिशन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर कल को इनकी तरफ से कोई सिफारिश आएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओगरा सिफारिश करती है कि गैस का टैरिफ कम कर दो या बढ़ा दो और उसको कैबिनेट ने रिजेक्ट नहीं करना, उसकी सिफारिश को मनोन तस्लीम करना है, तो फिर उसके पीछे बड़ा जो साइंटिफिक काम करने वाले लोग मौजूद हों। इसी तरह से पीटीए या फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड अगर वो कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं तो अगेन वहाँ पे आपके पास बड़े प्रोफेशनल लोग जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर इम्बैलेंस हो जाएगी और उसको कतई तौर पर ऐसा नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद करीम सलारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं खातून का। लाहौर में उन्होंने कमाल दिखाया है। ये मोटर बाइक पे सफ़र करती हैं लाहौर शहर में और उसके साथ साथ समाजी काम भी करती हैं। पोलियो वर्कर की हैसियत से भी काम कर रही हैं, पोलियो के कतरे भी पिलाती हैं। बहुत अच्छी स्टोरी आपको शेयर करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तानी ख़वातीन मुश्किलात अबूर करती हैं, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल करती हैं, उसको अबूर करती हैं और हर लिहाज से माशरे में और मुल्क में अपना एक मकाम बनाती हैं। इसीलिए पाकिस्तानी ख़वातीन एक्टिव नज़र आती हैं हर शुबा है ज़िंदगी में। लाहौर में एक खातून हैं जिन्होंने कि इस वक्त अपनी तरफ मुतवज्जे किया है अपनी मेहनत से, अपनी जफाकशी से। शीज़ा इलियास 25 साल खातून हैं जो कि लाहौर में एक मोटर बाइक पे सफ़र करती हैं। वो ख़ुद मोटर बाइक चलाती हैं और उसके साथ ही वो एक पोलियो वर्कर भी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस कर रही हैं। अपना ख़र्चा उठाती हैं, अपने अखराजात उठाती हैं, ख़ुद मोटर बाइक पे सफ़र करती हैं और हर लिहाज से ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल बन चुकी हैं। जी आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की UC 44 में वाक़े फतेहगढ़ डिस्पेंसरी में, जहां आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मोटरसाइकिल गर्ल शीज़ा इलियास से, जो हुकूमती वैक्सीनेशन मुहिम से जुड़े 8 एरिया इंचार्जेस में से वाहिद खातून हैं जो पोलियो वैक्सीनेशन का घर घर जाकर हिस्सा बनती हैं, वो भी मोटरसाइकिल पर। तो आज उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी जानेंगे, आइए मेरे साथ। फतेहगढ़ की टूटी फूटी और तंग गली में कायम महकमे सेहत की डिस्पेंसरी में मौजूद 25 साला शीज़ा ने सिर्फ खवातीन ही नहीं मर्दों के लिए भी मिसाल कायम कर दी। एरिया में जाने की डिफिकल्टी, आने जाने के प्रॉब्लम, घर से यहाँ तक आना, लोकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम पे पहुँच नहीं पाते हम लोग। तो इन सब स्ट्रगल से गुजरने के बाद मुझे ख्याल आया, वैसे भी मुझे शौक भी था तो ख्याल भी आ गया, मैंने कहा चलें बेहतर है कि बाइक सीख ली जाए और उसके ऊपर ही आना जाना किया जाए हर जगह। उसूले तालीम की लगन वालिद के इंतकाल के बाइस कदम डगमगाए। वो उस वक्त मैट्रिक में थी लेकिन हौसला नहीं हारा। नाना ने हिम्मत बढ़ाई, दिन रात मेहनत के बाद ग्रेजुएशन की और बूढ़ी माँ, 2 बहनों और छोटे भाई का सहारा बन गई। महकमे सेहत में LSP स्केल 1 में नौकरी कर ली। यूनियन काउंसिल 44 में इंसदादे पोलियो मुहिम के 8 एरिया इंचार्ज हैं, जिनमें वो वाहिद खातून हैं। दरोगे वाला की रिहायशी ये खातून मुहिम के लिए मोटरसाइकिल पर घर घर जाती और 5 टीमों के काम की निगरानी भी खुद करती हैं। कौम के मेहमानों को माजूरी से बचाना शीज़ा का मिशन है। अपनी टीम की हिम्मत बढ़ाने और वैक्सीनेशन से इनकारी वालिदैन को दलाइल के जरिए कायल करने में मसरूफ है। शीज़ा ने लोगों की नजरों और बातों का कभी बुरा नहीं मनाया और अपना काम जारी रखा। पोलियो के खिलाफ जिद्दोजहद करती शीज़ा को यकीन है कि हुकूमती इक़दामात और इन जैसे वर्कर्स की कोशिशों से बहुत जल्द पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा।
जहां ये अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही हैं, वहीं ये हमारे लिए भी रोल मॉडल है कि किस तरह से ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत और लगन हो तो फिर कोई मुश्किल भी मुश्किल नहीं रहती। ये बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट लाहौर में तरतीब दी हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट उम्मे रुबाब ने। अब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं शिजा इलियास। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। फरमाइएगा, आप वर्किंग वूमन भी हैं, मोटर बाइक पे सफ़र भी कर रही हैं, ऑब्वियसली ये कोई बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। क्या मुश्किलात आपको सामने आती हैं और फिर कैसे आप उसको टैकल करती हैं? मुश्किलात ये है कि एक तो हर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मेरी मदर ज़रूर मुझे सपोर्ट करती है, मेरा ननियाल मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए। तो उनको फेस करना, अपनी फैमिली से अगर मैं स्टार्ट करूं तो फैमिली में कुछ लोगों को फेस करना जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि मैं बाइक चला रही हूँ। फिर जब घर से निकलती हूँ ड्यूटी के लिए तो रास्ते में लोगों को फेस करना, उनकी बातों को फेस करना, उनकी अजीब सी नज़र को फेस करना। ड्यूटी पे आके हमारे जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। मेरे साथ जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं मुझसे, लेकिन रास्ते में आते जाते लोगों की जो एक तंग नज़री से देखा जाता है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक फ़ीमेल का बाइक चलाना ठीक है, हमारे माशरे के लिहाज से एक ये नई चीज़ है, लेकिन लोगों को चाहिए, माशरे को चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करें। अगर एक फ़ीमेल मजबूरी से घर से निकली है और स्ट्रगल करना चाह रही है, अपने घर को चलाना चाह रही है, तो उसको डिग्रेड ना करें। ये जो मुश्किलात होती हैं, सबसे मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लोगों की गलत बातें और उनकी एक अजीब सी नज़र है, ये जो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। बहुत ही करेजियस बात है। मगर ये फरमाइएगा कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है और आप माशाल्लाह इसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट के बड़े मसले हैं, ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप काम भी करती हैं, पोलियो वर्कर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आप वो काम कर रही हैं। इसकी बेस पे आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी दूसरी ख़वातीन के साथ जो शायद आपसे इंस्पायर हो? दूसरी ख़वातीन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि माशरे को देख के डरना नहीं है। माशरा बातें करता ही है, आप उनको, उनकी बातों को, उनकी नज़र को इग्नोर करें। अगर आप अपने घर को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, बाहर निकली हैं, आप गाड़ी चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, किसी कंपनी में, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, चाहे आप फील्ड वर्क कर रही हैं, आपने माशरे की जो बातें होती हैं उनको फ़ील नहीं करना। अगर आप उनको फ़ील करेंगी, उनको महसूस करेंगे कि जी मुझे इन्होंने क्या कह दिया, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगी। उसमें थोड़ा सा ये कि आप डिसहार्ट नहीं होना। आपने फीमेल्स के लिए मैं यही पैगाम दूंगी कि आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने बल्कि उन बातों को अपना एक हौसले की तरह लेके जाना है कि अगर इन्होंने मुझे ये बात की है तो मैं इनको कुछ करके, ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी। यही लोग जो होंगे बाद में मेरे लिए अच्छा बोल रहे होंगे कि नहीं, ये फीमेल ने बहुत अच्छा किया है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शिजा इलियास, एक बाकी बहुत ही करेजस खातून है जो लाहौर में ख़ुद मोटर बाइक चलाती हैं, अपना काम करती हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोलियो वर्कर भी है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में चोटी के सियासतदान इस वक्त कैद में हैं। शायद ही पाकिस्तान में इस लेवल के इतने ज़्यादा सियासतदान कैद में इससे पहले किसी सिविल जमहूरी हुकूमत में हुए हों। एक जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कैद हैं, दूसरी जानिब दो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कैद हैं। इन सब पे नैब के केसेस हैं, इन सब पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और न सिर्फ ये कि दो साबिक वज़ीर आज़म पिछले 10 साल के दो साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर, बल्कि इसके अलावा कई साबिक वज़ीर आला, कई साबिक वज़रा, कई अहम तरीन सियासतदान इस वक्त नैब की कैद में हैं और करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के हवाले से इन्वेस्टिगेशन सह रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है जो इससे पहले पाकिस्तान में देखने में नहीं आई।
ये तमाम दरअसल VVIP कैदी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा VVIP कैदी इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, जो नैब इस्लामाबाद की कैद में है, और नैब ने उनको अपने पास रखने के लिए खुसूसी एहतमाम किया है और उनको वो फैसिलिटीज़ दी हैं जो कि किसी और कैदी को नैब ने शायद आज तक कभी नहीं दी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को नैब ने जो स्वीट दिया है वो एक एयर कंडीशन स्वीट है। उन्हें घर से उनकी मर्ज़ी का डबल बेड लाने की इजाज़त दी गई है। उनके पास रॉकिंग चेयर है, मसाज चेयर है। उनको अपने ज़ाती मुलाजिम जो उनके घर पे होते हैं वो उनके साथ रखने की इजाज़त दी है। टेलीविज़न है और दूसरी फैसिलिटीज़, रेफ्रिजरेटर वगैरह जनाब आसिफ अली जरदारी को मौजूद है। और ये एक एयर कंडीशन स्वीट है जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज अपनी 64वीं सालगिरह भी मनाई है। हमारी इतलात के मुताबिक इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी, उनकी साहबजादी और साहबजादे इस मौके पर मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने फादर के साथ सालगिरह का केक काटा, डिनर किया और यकीनन जो कैद में जो भी बेहतरीन सूरत हाल हो सकती थी वो उनको मिली। मगर ये VVIP कैदियों के लिए जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो उससे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जब एक आम कैदी इन्हीं कैद में होता है। मिसाल के तौर पे नैब में जो सूरत हाल, नैब ने जो फैसिलिटीज़ जनाब आसिफ अली जरदारी को दी हैं वो शायद नैब ने अपनी हिस्ट्री में ना कभी किसी कैदी को दी है और ना ही आज वो दे रही है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब के कैदी रहे हैं। इससे पहले आसिफ अली जनाब नवाज शरीफ भी नैब की कैद में रहे हैं। ये पूरी सूरत हाल है और इसमें यकीनन खास और आम कैदी की जो कैफियत है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पिछले हमने 1 साल के दौरान देखा जितनी बड़ी तादाद में साबिका हुक्मरान सियासतदान गिरफ्तार हुए हैं वो एक बहुत ही बड़ी और नाकाबिल फरामोश गैलरी बन गई है। इस पस मंज़र में ये हम कह सकते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी वाहिद नैब के कैदी हैं जिन्हें एक सालगिरह मनाने का, बर्थडे मनाने का बाकायदा आज इजाज़त दी गई और इसके लिए हमें बताया गया है कि नैब कोर्ट ने भी बाकायदा इजाज़त दी और हम यकीनन ये एक अच्छा किया नैब कोर्ट ने साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी को अपनी फैमिली के साथ बाकायदा बर्थडे मनाने का उन्होंने इस फैसिलिटी को एक्सटेंड किया। दूसरे कैदी भी अगर चाहें कि वो अपने फैमिली के साथ कोई अच्छे दिन गुजारना चाहते हैं या अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं या कोई बर्थडे गुजारना चाहते हैं तो इस किस्म की फैसिलिटी हमें उम्मीद है कि नैब कोर्ट दूसरे कैदियों को भी देगी। लेकिन ये सूरत हाल ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बर्थडेज़ की एक बड़ी अहमियत रही है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जनाब आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दूसरी टॉप लीडरशिप बर्थडेज़ को बहुत एहतमाम से मनाती है और ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये यकीनन क़िस्सा है पाकिस्तान के वेरी इंपॉर्टेंट VVIP कैदी का और शायद दूसरे कैदियों को भी इस मुकाबले में इतनी तो नहीं मगर बेहतर सहूलत मिलती हो, बेहतर सहूलियात हो। ये तो हमें पता है कि ये तमाम लोग जो कि पार्लियामेंट के रुकन हैं अब से थोड़े अरसे पहले तक बासानी पार्लियामेंट में आते थे, सुबह से रात तक अपना वक्त पार्लियामेंट में गुजारते थे, चाहे वो सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी हो, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हो और ख़ास तौर पर चाहे जनाब शहबाज शरीफ हो कि जब वो गिरफ्तार हुए थे नैब में। मगर पाकिस्तान की जेल में हज़ारों कैदी मौजूद हैं। नैब के पास भी इस वक्त दर्जनों लोग कैद हैं। इन कैदियों को अपने अहले खाना के साथ मुलाकात के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस किस्म की सहूलियात जो कि हमारे इन कैदियों को हासिल है वो तो बेचारे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जेल में कैदियों के अहले खाना से जेल मुलाकाती अमला मुलाकात के वक्त तज़हीक आमेर सलूक करता है, इतनी आसानी से वॉक इन नहीं करते जिस तरह से हमारे सियासतदानों के जो अहले खाना हैं वो आके उनके साथ मिल लेते हैं। और सिवाय इन चंद VVIP कैदियों के बाकी लोगों के साथ जो सलूक होता है वो कि बाकी बहुत अज़ियतनाक सलूक होता है। अहले खाना को परेशान किया जाता है, उनसे रिश्वतें ली जाती हैं और हर लिहाज से हर चीज़ का
पानी के एक घूंट से लेके हवा के एक झरोके तक का, एक झोंके तक की कीमत उनको देनी पड़ती है। और यही सूरत हाल होती है जब ये लोग जेल जाते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल जाते हैं, जहाँ पर उनके अहल खाना उनसे मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, फिर वहाँ मुलाकाती रकम ना दे तो उसके साथ क्या हाल होता है, जो एक पाकिस्तान के एक आम कैदी का हाल है। हमारे इन माशाल्लाह VVIP कैदियों की नहीं, जो आम कैदी का हाल है वो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम सिंध की हद तक वो सलूक जो उनके वालिद साहब के साथ हो रहा है, जिस अंदाज से वो अपने वालिद साहब के साथ मिल पाते हैं, या दूसरे पीपल्स पार्टी के लोग जिस अंदाज की कैद गुजार रहे हैं, वो क्यों दूसरे कैदियों को हासिल नहीं है, या उस जैसी कुछ फैसिलिटीज़ इंसानी हुकूक के लिहाज से वो फैसिलिटीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी एक आम कैदी को क्यों नहीं दिलवा सकते। और क्या कैदियों का हाल होता है जेल में तो हम अंदर नहीं जाके आपको दिखा सकते, लेकिन कैदी किस कैफियत से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब वो कोर्ट्स में आते हैं, वैसे उनकी क्या ज़िंदगी होती है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अली राना ने ये रिपोर्ट तरतीब दी है। गुनाहगार हो या बेगुनाह, फैसले से पहले सुनवाई की कीमत अदा करना पड़ती है। सिटी कोर्ट में कैदियों और साइलिन के बैठने के लिए 4 शेड्स बनाए गए हैं ताकि गर्मी या बारिश की सूरत में कैदी और साइलिन वहां बैठ सकें। सिटी कोर्ट में जेलों से लाए जाने वाले कैदियों को अदालतों में पेश करने के बाद इन शेड्स के नीचे और अदालती कॉरिडोर में बिठाया जाता है। कराची की मुख्तलिफ जेलों से रोजाना सैकड़ों कैदियों को सिटी कोर्ट लाया जाता है, लेकिन इन शेड्स के नीचे वही कैदी बैठता है जो यहाँ बैठने की कीमत अदा करता है। जो कीमत अदा कर लेता है वो अपने अहले खाना के साथ ना सिर्फ खाना खा सकता है, बल्कि मोबाइल फोन पर अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ गपशप भी कर सकता है। लेकिन कौन सा कैदी कहां और कितने वक्त के लिए बैठेगा, ये फैसला कोर्ट पुलिस के अहलकार और कैदी के अहले खाना की जेब करती है। अहले खाना से मुलाकात के लिए बेताब कैदी पुलिस अहलकारों को खाने पीने की अशिया के साथ साथ रिश्वत तो देते हैं, लेकिन अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी का खौफ इन्हें खुलकर बोलने भी नहीं देता। कुछ लोग हैं जो अपनी खुशी से उनको देते हैं पैसे, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं कि यहाँ से ज़बरदस्ती भी लेते हैं, बोलते हैं आपको फैमिली से फ़ोन करने नहीं देंगे, हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। कैंटीन के पीछे एक जगह है, ये लॉकअप से निकालते थे, इसके बाद उन लोग 300, 400, 500 रुपये लेते थे, तो 15-20 मिनट आधा घंटा तक बैठने देते थे। अगर पैसे ना दो तो ऊपर ले जाके लॉकअप में बंद कर देते। कैदियों से मिलने के लिए आने वाले साइलिन भी कोर्ट पुलिस की डिमांड के सामने मजबूर हैं। कहते हैं कि पुलिस अहलकार की डिमांड पूरी ना करे तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। पुलिस अहलकार घर से लाया जाने वाला खाना और दीगर सामान भी कैदियों तक पहुंचने नहीं देते। पुलिस वाले आते हैं, मांगते हैं 200 एक मांगते हैं, 100 एक मांगते हैं, ये तो मांगते हैं। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो क्या करता है? मजबूरी है, देना पड़ता है। पैसे दे के बैठते हैं, पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं, वरना यहाँ बैठने नहीं देंगे वो। अब मजबूरन हमें पैसा देना पड़ता है, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना। कैदियों और साइलिन के लिए शेड्स बनवाने वाली कराची बार एसोसिएशन कोर्ट पुलिस की इस रिश्वतखोरी से लाइलम है। सदर कराची बार कहते हैं कि दुनिया न्यूज ने निशानदही की है तो वो इस मामले को DIG पुलिस के सामने उठाएंगे। आपके हमारे नोटिस पर आने के बाद आपने जो बातें की हैं कि कैदियों से पैसे लिए जाते हैं, उनके लवाहिकीन को शेड में डालने की इजाज़त जब दी जाती है जब पैसे लिए जाते हैं, इसका तदाद के लिए हम कंसर्न DIG और SSP से भी रब्ता करेंगे। सिटी कोर्ट में कोर्ट पुलिस और जेलों से आने वाले कैदियों को कंट्रोल करने वाला लॉकअप इंचार्ज दावा करता है कि ना कैदियों से रिश्वत ली जाती है और ना ही ऐसी कोई शिकायत है। लॉकअप इंचार्ज कहता है कि अगर कैदियों और साइलिन से रिश्वत की शिकायत मिली तो रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कैदी कहते हैं कि यहाँ बैठने के जैसे फैमिली के साथ ये बैठे हुए हैं, जो पैसे देता है वो बैठता है, जो खर्चा नहीं देता उसको नहीं बैठने देता। ऐसी बात नहीं है, मैं अभी 3-4 दिन हुए, ये बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं, पैसे का ना लेने का देना, कोई ना पैसे लेता है ना कोई देता है इधर, ऐसी बात ही कोई नहीं इधर। अच्छा, आपको कोई शिकायत नहीं मिली? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है।
अभी तक हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। वकला, साइलीन, कैदी और कोर्ट पुलिस के एहलकारों का ख्याल है कि टीवी पर इस बुराई को दिखाने से रिश्वत सतानी खत्म नहीं होगी, सिर्फ चंद दिन सख्ती होगी, कैदी और साइलीन परेशान होंगे, फिर चंद दिन के बाद मामलात ऐसे ही चलना शुरू हो जाएंगे जैसे अब चल रहे हैं। देखना यह है कि सदर कराची बार और लॉकअप इंचार्ज, जिनके अपने मातहत इस रिश्वत सतानी के आदी हैं, अपने वादे को निभाने और रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। एक आम पाकिस्तानी कैदी की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है उस रोज़ जिस दिन जनाब आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट VVIP कैदी, आज अपने बच्चों के साथ नैब के फराहम करदा जो एयर कंडीशन सूट जिसमें कि वो कैद हैं, वहाँ उन्होंने अपने बच्चों के साथ सालगिरह मनाई है। हमें जरदारी साहब से मतलब नहीं है, मगर हमें ये मतलब है कि एक आम पाकिस्तानी, चाहे वो कैदी ही हो, उसमें और एक दूसरे अहम कैदी के अंदर जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उसको किसी सूरत से कम करने की ज़रूरत है। उसको कम करने की सोची जाए, कैसे वो आम पाकिस्तानी जो है वो शेड में बैठने के भी पैसे दे रहा है, अपने बच्चों से मिलने के लिए भी इसी जगह पे मिल भी जाए अगर वो, तो उसके भी वो पैसे दे रहा है, उसको पानी पीने के पैसे देने हैं, उसको ऐसी जगह बैठने के लिए कि वहाँ पे कोई हवा का झोंका है उसके पैसे देने हैं। ये एक आम पाकिस्तानी कैदी का हाल है और ये VVIP कैदी का हाल है, और यही सूरत हाल है जो कि इस बात का तकाजा करती है कि किसी न किसी सूरत से इंसाफ तो करना होगा। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे इंटरनेट की फराहमी दुनिया भर में कोशिश की जाती है कि ये मुफ्त ही मिल जाए, लोगों को बहुत आसानी से फराहमी हो, स्टूडेंट्स के लिए, गरीब लोगों के लिए, क्योंकि ये आज उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है। एक जुल्म की कैफियत सामने आई है। हुकूमत सिंध ने 19.5% टैक्स लगा दिया है इंटरनेट के इस्तेमाल पर, और ये इस बजट में फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 19.5% सेल्स टैक्स लगा दिया है इंटरनेट के इस्तेमाल पर। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आजकल स्टूडेंट्स के लिए, तालीम के लिए और फिर एक आम आदमी के लिए भी इंटरनेट सर्विस एक लाइफ लाइन होती है। उसे हर सूरत में इंटरनेट सर्विस चाहिए होती है और इसके लिए यकीनन वो बहुत खर्चा करता है और इसके लिए वो हर लिहाज से एक उसका बड़ा मैसिव एक्सपेंस होता है, क्योंकि जहाँ से भी वो इंटरनेट सर्विस हासिल करता है उसकी वो भारी कीमत भी अदा करता है, जिसमें वो टैक्स भी देता है, उसमें उसका टैक्स भी शामिल होता है। अब सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला किया है कि वो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस पर सेल्स टैक्स आयद करेगी और उसने कर दिया है, और इसका इतलाक़ 1 जुलाई से शुरू भी हो गया है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक, हुकूमत सिंध के मुताबिक अब इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस पे 19.5% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध सेल्स सर्विस एक्ट इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेल्स टैक्स वसूल करने का इख्तियार फराहम करता है। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 2011 से इन खदमात पर सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा था, और माली साल 2013 और 2016 में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेल्स टैक्स को जुज़वी तौर पर इस्तिस्ना फराहम किया गया था, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। हमें बताया गया है कि इसी किस्म का टैक्स जो है वो पंजाब में गुज़िश्ता हुकूमत लगा चुकी है और पिछले साल पंजाब में भी ये टैक्स लग चुका है। ये तालिब इल्मों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, और इस लिहाज से भी इसमें एक पहलू ज़्यादती का, शदीद ज़्यादती का मौजूद है, क्योंकि ये लोग जो ये सर्विस ख़रीदते हैं वो पहले ही इस पर टैक्स देते हैं। इस पर आवाज़ उठाई है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आवाज़ खुद हुकूमत के अंदर से उठी है, और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी की है, जिसमें उन्होंने सिंध हुकूमत पर इस इंटरनेट पर सेल्स टैक्स टेक्नोलॉजी की हौसला शिकनी की है, और हुकूमत की जानिब से वज़राए आला को, पंजाब के और सिंध के दोनों वज़राए आला को उन्होंने तहरीर भी किया है कि इस सेल्स टैक्स को इंटरनेट सर्विसेज पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसके मुज़मिर असरात हैं। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। बहरहाल टैक्सेस की जो फ़ज़ा कायम हुई है वो तो इसी बजट में कायम हुई है, आपकी हुकूमत ने ही कायम की है, और इसी पूरे माहौल में हर हुकूमत, हर सूबाई हुकूमत अपने टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यकीनन ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस पे इतना 19.5% टैक्स लगा देना ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्या कर सकते हैं आप मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैसियत से? देखिए कामरान साहब, पहली बात तो यह है कि टैक्सेस की रजीम तो होनी चाहिए, और कोई शुबा नहीं है कि हमें अपना टैक्स बेस बड़ा करने की ज़रूरत है,
लिहाजा जो हुकूमत की टैक्सेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हमारी पॉलिसी ये है कि वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हमारी पॉलिसी है कि इंपोर्ट्स और लग्जरी आइटम्स जो हैं उनको टैक्स किया जाए। अब इंटरनेट का जो टैक्स जो है, जिसके ऊपर मैंने आज पंजाब के वज़ीर आला और सिंध के वज़ीर आला को ये दरख्वास्त दी है और मैंने उन्हें लेटर लिखा है कि आप इसको विड्रॉ करें। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी की तरक्की इंटरनेट की तरक्की के बग़ैर हो नहीं सकती। कम्युनिकेशन हमारा जो तमाम, अब तो दुनिया में ये डिबेट है कि क्या इंटरनेट जो है वो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में शामिल है या नहीं है, और ये डिबेट हो रही है, यानी इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है। तो मेरी नज़र में जो तमाम आपका और हुकूमतें जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, और ये जो इंटरनेट के ऊपर टैक्स है ये दरअसल हुकूमत को नुकसान देगा। तो फवाद साहब, आप क्या कर सकते हैं, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है? ये तो कमर्शियल सर्विसेज हैं ऑब्वियसली, लेकिन दुनिया में बाज़ ममालिक हैं जहाँ पे इंटरनेट हब जो है वो सिटी गवर्नमेंट भी बनाती है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बना दे सकती है कि कोई भी उसको यूज़ कर सके और उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो आप इसको किसी न किसी सूरत से कॉम्पनसेट करने की, तो कि लोगों को इंटरनेट तक एक्सेस रहे, सस्ते से सस्ता इंटरनेट हो या फ्री इंटरनेट हो, वो काम करना तो आपका है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमतों को ये टैक्स वापस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बिल्कुल आपने दुरुस्त इशारा किया, फॉर एग्जांपल जो दुबई का डाउनटाउन है वो वहाँ पे तमाम डाउनटाउन में वाईफाई फ्री है और आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम भी आगे जाके जोनिंग करने लगे हैं कराची में, लाहौर में, कम से कम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर के वाईफाई हम प्रोवाइड करें जो कि बिल्कुल फ्री हो और स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। लिहाजा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने PTA को मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा भी जब 3G और 4G का मामला आया तो हमारी जो PTA है वो गैर ज़रूरी बहसों में उलझी रही और हमारे यहाँ 1.5-2 साल हमने ज़ाया कर दिए पिछली हुकूमत में, और इंडिया हमसे आगे निकल गया 3G में 4G में। इस वक्त हवावे का और अमेरिका का एक लड़ाई चल रही है 5G के ऊपर। हमारी PTA को चाहिए कि फौरी तौर पे इससे फ़ायदा उठाए और हम 5G रजीम में जितनी जल्दी जा सकते हैं उतनी जल्दी हमें जाना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है इंटरनेट का वो 5G है। 5G का क्या मुराद है, आप इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं ये भी आपको बताऊं कि टेलीविज़न किस तरह से तब्दील होगा कि अभी जब आप एक 1.5 घंटे की फिल्म को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने 3G के ज़रिए या 4G के ज़रिए, तो 30 सेकंड में हो जाएगी, वो तो सही है, मगर ये 3 सेकंड में हो जाएगा जी। मगर फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब इस पूरी सूरत हाल में इसकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल साइड है कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी इसको परचेज करता है इस पर वो टैक्स तो दे रहा है ऑलरेडी, वो बेचारा इस पर अपनी टैक्सेस जो अदा कर रहा है और बड़ी सब्सटेंशियल टैक्स अदा कर रहा है। वो कोई भी सर्विस लेता है तो उसके ऊपर ये 19.5% सेल्स टैक्स भी वो देगा। सरासर जुल्म है। ये तो डबल टैक्सेशन हो गई। पहले आपने फ़ोन के ऊपर टैक्स दिया, उसके बाद फिर दोबारा आपने सेल्स टैक्स दिया। तो ये लीगली भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये डबल टैक्सेशन के ज़ुमरे में आता है और ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं खैर 12 लीगल बहस से ज़्यादा मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी में देखना चाहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और अपने इंटरेस्ट में। और जब इंटरनेट का अगर स्लो होगा, इंटरनेट का जो दायरा कार है वो महदूद होगा, तो अपने आप को नुकसान होगा, आपके बिजनेसेस को नुकसान होगा, आपकी जो एक्सपेंडेबिलिटी है कॉमर्स की उसको नुकसान होगा। दुनिया तो इंटरनेट रजीम की तरफ जा रही है और बहुत बड़ी एक ये जो गूगल ने और फेसबुक की जो नई एफर्ट्स हैं उनके ज़रिए जब सैटेलाइट के ज़रिए आपको इंटरनेट मिलेगा तो वैसे भी वो फ्री होगा और वो बड़ा तेज़ होगा। लिहाजा हमें पाकिस्तान में एक प्रो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत अहम है। यकीनन। थैंक यू सो मच जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान में नई गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ अब उसको शदीद दबाव का सामना है और जो लोग नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत है। गाड़ियों की कीमतें लाखों की रकम में बढ़ चुकी हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो लीज़ पे गाड़ियाँ लेते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि शरह सूद अब 20, 22, 25% तक हो गई है जिस पे गाड़ियाँ अब वो लीज़ कर सकते हैं। यकीनन वो नामुमकिन है इस तरह के इंटरेस्ट पेमेंट करना या हर महीने उसकी फ़ी अदा करना, तो ये गाड़ियों के लिए बहुत ही नामुमकिन सूरत हाल हो गई है। इसकी तफसील से आपको इसके बारे में आगाह करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सख्त हुकूमती इक़दामात की वजह से, ड्यूटीज़ के स्ट्रक्चर को चेंज करने की वजह से और बाकायदा हुकूमती पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में रिकंडीशन या पुरानी गाड़ियों की मार्केट ख़त्म हो चुकी है, उसकी मौजूदगी अब नहीं है। लोगों के पास वो ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हालिया दिनों में हुआ ये है कि रुपए की कदर गिरने की वजह से एक जानिब और दूसरी जानिब शरह सूद बढ़ने की वजह से नई गाड़ियों की कैफियत भी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, क्योंकि उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। एक जानिब रुपए की कदर गिरने की वजह से, यानी कि डॉलर की शरह बढ़ने से, इसी हवाले से दूसरी गैर मुल्की करेंसीज़ की शरह भी पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में बढ़ी है, ख़ास तौर पे जापानी येन की। उसकी वजह से पाकिस्तान में, क्योंकि गाड़ियाँ कहने को तो लोकल असेंबल्ड होती हैं, यहाँ बनती हैं, लेकिन इसका बहुत सारा सामान जो है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में लामोहाला इजाफा हुआ है और लाखों रुपए का इजाफा जो है वो मॉडल के लिहाज से गाड़ियों ने किया है। मगर ये मामूली इजाफा नहीं है, बल्कि शायद हालिया सालों का ये सबसे बड़ा इजाफा है जो कार इंडस्ट्रीज़ ने किया है और हर नई गाड़ी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर जो टोयोटा सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं, होंडा सीरीज़ की गाड़ियाँ जो हैं, वो तो आम आदमी या मिडिल क्लास या बेहतर मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से भी बिल्कुल बाहर हो गई हैं। दूसरी जानिब एक और मुसीबत आई है, वो ये है कि शरह सूद की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग और कंपनीज गाड़ियां लीज पे लेती थी, यानी कि वो एक तरह से मॉर्टगेज पे गाड़ियां लेती थी, अब वो शरह सूद क्योंकि बढ़ गई है और एक अंदाजे के मुताबिक शरह सूद 22 से 25% तक भी हो रही है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ लीज पे लेना जो है वो भी अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क में नई गाड़ियों की खपत अब होना बहुत मुश्किल है। नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए हिम्मत चाहिए होगी और इसीलिए ये इंडस्ट्री जो है वो अचानक बहरान का शिकार हो गई है। पहले ही जो अब इनिशियल जो अभी फिगर्स आई हैं उसमें फ़िलहाल तो 10% इनकी फ़रोख्त में कमी हुई है। ख्याल ये है कि आगे चल के शायद मज़ीद भी इसमें कमी हो जाएगी और टोयोटा और होंडा ने कहा है कि वो हफ्ते में अब 2 रोज़ अपने कारखाने को बंद भी रखेंगे। ये वही कंपनीज हैं जिन्होंने कि साल साल पाकिस्तान में अंधाधुंध मुनाफे कमाए हैं। इनके पास हर वक्त ख़रीदारों के अरबों रुपए रहते थे और वो साल भर इंतज़ार करते थे अपनी गाड़ी का। आज उनके पास कैफियत ये है कि गाड़ियों की कतारें खड़ी हैं, ख़रीदने वाला नहीं है। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। फ़िलहाल कार इंडस्ट्री जो है वो अंधेरी रातों में चली गई है। इस पूरी सूरत हाल पे हम आपको दिखाते हैं मार्केट की कैफियत इस खुसूसी रिपोर्ट में जो हमारे नुमाइंदे हमाद आलम ने तरतीब दी। मईशत की तरक्की की रफ्तार का अंदाज़ा गाड़ियों की फ़रोख्त की स्पीड से भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर इस वक्त बहरान का शिकार है। जहां इंपोर्टेड गाड़ियों की दरामद को तकरीबन ब्रेक ही लग चुका है, वहां गुज़िश्ता माली साल मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त 7% कमी से 2,40,335 यूनिट तक महदूद रही। गाड़ियों की डिमांड में कमी का ये आलम है कि जहां कस्टमर्स को डिलीवरी के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, वहां अब कुछ कार असेंबलर्स के यार्ड्स में तो तैयार गाड़ियों पर खड़े खड़े धूल जम रही है। फ़रोख्त कम होने के बायस किसी कंपनी के मुनाफे पर छुरी चली तो कोई खसारा दिखा गई। जब कमाई महदूद हुई तो अखराजात कम करने के लिए रवामा होंडा ने 10 रोज़ मुसलसल पैदावार बंद रखी और इंडस मोटर कंपनी ने हफ्ते में 2 रोज़ पैदावार का नागा करने का ऐलान कर दिया। ऑटो पार्ट्स बनाने वालों ने अपने वर्करों को फारिग करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री के बहरान में जाने की सबसे बड़ी वजूहात में पैदावारी लागत का बढ़ना है। कार असेंबलर्स क्योंकि बेशतर सामान बाहर से दरामद करते हैं, इसलिए गुज़िश्ता 1 साल में रुपए को रौंदते डॉलर ने इन असेंबलर्स का भी कबाड़ा निकाल दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी भी बढ़ा दी है। जो CKD 32% कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट होती थी, हालिया बजट में उसे 39% कर दिया गया। असेंबलर्स कहते हैं कि गाड़ी की कीमत में टैक्सों का हिस्सा
30% से भी ज़ायद हो चुका है। एक साल के दौरान कीमतों का मवाजना करें तो टोयोटा XLI की कीमत 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए, होंडा सिविक VTEC की कीमत 26 लाख से बढ़कर 35 लाख रुपए और कल्टस VXR की कीमत 13 लाख से बढ़कर 17,45,000 रुपए हो गई। दूसरी जानिब महंगाई और ज़ायद शरह सूद ने भी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को बहुत धचका पहुँचाया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि पहले जो लोग बैंक से लीज पर गाड़ी हासिल करने की जुर्रत कर लेते थे, अब वो शरह सूद में बेतहाशा इजाफे से गाड़ी खरीदने से तौबा कर रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गाड़ी खरीदने वालों में पहले नॉन फाइलर्स की तादाद 50% के करीब होती थी, लेकिन इस बजट में इस किस्म के खरीदारों से ज़रिया आमदन पूछने के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात से ये ज़्यादातर खरीदार अब अपनी पुरानी गाड़ियों को चलाने में ही खुश हैं। माहिरीन का कहना है कि ऑटो सेक्टर से हुकूमत को सालाना 150 अरब रुपए की आमदन होती है, जबकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 30 लाख लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। अगर हुकूमत ने ऑटो सेक्टर में बेहतरी के लिए टॉप गियर ना लगाया तो मईशत का पहिया मज़ीद सुस्त पड़ जाएगा। कार इंडस्ट्री के लिए ये बहुत मुश्किल ज़माना, बल्कि बहरानी ज़माना, इस पर बात करते हैं। हमारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट को, स्टॉक मार्केट को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को। जनाब मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। ये बताइएगा कि आखिर कारोबार में ऊंच नीच का ज़माना तो आता है, ये हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है इन्होंने तो बेपनाह प्रॉफिट्स कमाए। शायद दुनिया में बहुत ही कम मुल्कों में इस तरह के प्रॉफिट्स कमाए होंगे जैसे इन्होंने कमाए, लेकिन इस वक्त जो है यकीनन ये प्रेशर में है। आपको क्या लगता है कि इस प्रेशर को ये कैसे सस्टेन करेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं कामन भाई। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक, उन्होंने बाय पॉलिसी जो है इसको बहुत महंगा किया। आपको याद होगा अभी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी तो हम गवर्नर से मिले जाके, उन्होंने कहा कि हमने बाय पॉलिसी जो है नॉन ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना था और हम इतना महंगा कर देंगे लोग मजबूर हो जाएं, या तो अब उसको ख़रीदना तर्क कर दें या जो पैसों से ख़रीदना है उसको जो है बैंक में जमा करा दें। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी 50 लाख रुपए की आज गाड़ी लेता है, अगर वो गाड़ी ना ले तो उसको 70,000 रुपये महीना बैंक देने के लिए तैयार है। तो वो सोचेगा कि 70,000 रुपये कमा लूँ या गाड़ी घर पे गैराज में खड़ी कर दूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर वही आदमी अगर वो बैंक से लोन लेके लेता है 50 लाख की गाड़ी, तो 3 साल में उसको 25 लाख रुपए सूद की अदायगी करनी पड़ेगी, यानी वो 75 लाख की गाड़ी बन जाएगी। तो बाय डिज़ाइन हुकूमत ने इस चीज़ को तर्क कराया कि ताकि हुकूमत जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम से कम हो जाए। दूसरी चीज़ ये, जैसे आपने खुद निशानदेही कर ली कि हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने कोशिश नहीं की कि मकामी तौर पे इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते। और तीसरी चीज़ ये जो हमारा इस पर हम बात करते हैं, ये जो एक हमारा इनके साथ एग्रीमेंट है ऑटो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स है कि ये डिलीशन यानी कि लोकल प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि लोकल इंडस्ट्री चले, लोकल ये हो, और इस किस्म के प्रेशर्स को ये फिर सस्टेन कर सके। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, तो यही शो करते हैं कि बहुत ही ये इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो वैसे क्या हमारा फीडबैक है कि कितना लोकली प्रोक्योर कर रहे हैं और कितने ये पीछे हैं जितना इनको करना चाहिए था उससे? देखिए, जो अभी नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो 100%, जो नई गाड़ियाँ वो तो 100% पूरा का पूरा सामान बाहर से आएगा। और जो नए मॉडल गाड़ियों ने इंट्रोड्यूस कराए हैं वो जो है तकरीबन 60 से 65% उनका जो सामान है वो बाहर से आता है। तो आप ये ले लें कि 50 से 75% सामान बाहर से आता है और सिर्फ 20 से 30% सामान पाकिस्तान में तैयार होता है। कामन में मैं आपको एक छोटी सी बात याद कराता हूँ कि 1994 में जब टोयोटा पाकिस्तान में आई थी तो 4.5 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई थी। उस वक्त वो एक लग्जरी थी हर पाकिस्तान के लिए वो गाड़ी लेना। आज अभी जो आखिरी कीमत बढ़ी है, एक एक गाड़ी पे 4 से 8 लाख रुपए सिर्फ कीमत बढ़ी है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से चलेगी। दूसरी बात ये कि ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तैयार नहीं है प्राइसेस को नीचे करने के लिए। एक होता है ना कंपटीशन, अब जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट नहीं बिक रहा तो वो कीमतें गिरा रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री है, वो कीमतें गिराती हैं कि अपना सामान बेचें। ये अपने मार्जिन्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि हम अपने आप को कम्पिटिटिव करें। अखबार से ऑप्टिक्स मिलेंगे कि देखें ये इंडस्ट्री बंद हो गई है, ये हो गई, वो हो गई, किसी तरीके से और मुराद ले लेंगे। इस वजह से हम 25 साल से ये इंडस्ट्री जो है सिर्फ रेंट सीकिंग कर रही है और उसने कौम को या मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं दिया। लेकिन इसमें मसला एक ये भी है ना कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके पास अब वो ऑप्शन नहीं है जो रिकंडीशन गाड़ी का या जो ओल्ड गाड़ियाँ का जो बाहर से आती थी, बड़ी अच्छी उसकी स्पेक्स होते थे, सस्ती मिल जाती थी, ये सब कुछ है,
हुकूमत वो भी बंद कर चुकी है ज़ाहिर है, तो बेचारा कंज्यूमर जो है उसको अब वेट करना पड़ेगा, न जाने कब हालात सही हो। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, वो तो किया, बंद तो कर दी थी। इस बजट में कह रहे हैं ना कि टैक्सेस नहीं लगाए, इस बजट में 3% 5% करके जो टैक्सेस लगाए हैं, 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी पे 2 लाख रुपए का ड्यूटी का इजाफा हुआ इस 1 जुलाई को इंपोर्टेड गाड़ी पे, उसको यानी कि तकरीबन ही ताला लगा दिया कि बाहर से कोई चीज़ इधर आ ही ना सके। तो आप सोचेंगे सिर्फ 2 लाख रुपए ड्यूटी का इस 30 तारीख को इजाफा हो चुका है। यही चीज़ क्या हुआ है कि जो लोकल मकामी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हम करें क्या। और हमारे यहाँ वो चीज़ तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सारी दुनिया में इंसेंटिवाइज करते हैं, वो इंसेंटिव देते हैं कि वो आप वो एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, उसमें हमने एक कंसेशन दिया हुआ था, वो दिया हुआ था, लेकिन उस पर अभी तक इन्होंने कोई फार्मूला नहीं बनाया। और वो जो जैसे वो भी यूज़ गाड़ियों में आ सकती थी, तो यूज़ गाड़ी को इतना मुश्किल कर दिया। अब तो ऐसा इतना मुश्किल कर दिया कि कोई जेन्युइन कोई आदमी अगर पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहा है, वो भी गाड़ी ला रहा है, तो उसको भी 1-1 महीना क्लियरेंस में दे रहे हैं, 1-1 महीना क्लियरेंस में लगा रहे हैं, जिस पे कस्टम सिर्फ खड़े होने की पेनल्टी 1-1 1.5 लाख रुपए ले रहा है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि हुकूमत ने, आई डोंट नो वो क्या कर रही है, लेकिन बहुत मुश्किल कर दिया एक आदमी के लिए गाड़ी लेना। ये समझ में आ रहा है कि शायद अब जो मीडियम साइज गाड़ी ले सकते थे लोग, अगर उनको फिर भी लेनी है तो शायद वो छोटी गाड़ी की तरफ आ जाएं। छोटी गाड़ी ओवरऑल उनके मुकाबले में सस्ती है, तो छोटी जो गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां, उनकी डिमांड की क्या पोजीशन होगी? ख्याल ये है कि शायद उनकी डिमांड बरकरार रहे। ये इस सारी खेल का जो एडवांटेज है, वो जो छोटी कार मैन्युफैक्चरर सुजुकी है, उसको बेपनाह उसको पजीराई मिली है। और वो गाड़ी, इत्तेफाक की बात यह कि आप जैसे कह रहे थे कि गाड़ियों की कतारें लगी है, उस गाड़ी पे आज भी कस्टमर की कतार लगी हुई है और ओन है बाकायदा। पिछले दिनों 50,000 था, अब सुना 1 लाख से ऊपर चला गया उसका ओन। तो वो क्योंकि अब सख्त लोगों की ख़त्म हो गई और गाड़ी तो बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में ना ट्रांसपोर्टेशन है ना और दूसरे ज़राए हैं, तो वो गाड़ी जो सबसे छोटी गाड़ी है उसको एडवांटेज मिल गया इस सारे माहौल में, इम्पोर्टेड बंद होने में, ड्यूटी टैक्सेस लगने पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं PTI की हुकूमत ने फैसला किया है कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे, इसके लिए कानून साजी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए जो अब भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। कमर्शियल ब्रेक। कल वफाकी काबीना ने दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को बाकायदा इलेक्शन अमल में, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है और कल कैबिनेट ने इसकी फॉर्मल इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, इसकी अप्रूवल दे दी है। इसी के साथ साथ अब इक़दाम किए जाएंगे कि बाकायदा कानून साजी की जाए ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तान जो पाकिस्तानी है और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत बरकरार है और जिन ममालिक में वो रहते हैं वहाँ दोहरी शहरियत की इजाज़त है, उन पाकिस्तानियों को इजाज़त दी जाए कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सके। इस हवाले से पाकिस्तान में बाकायदा पाबंदी है और इस हवाले से सियासी जमातें, ख़ास तौर पर PTI की भी अपनी एक पोजीशन रही है जिसको कि अब जनाब इमरान खान ने तब्दील किया है। गो कि इससे पहले वो मुसलसल पुरजोर अंदाज से इस बात की मुखालफत करते रहे थे कि एक ऐसा शख्स जिसके पास दोहरी शहरियत हो उसे पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की ज़रूरत है जो अपनी किश्तियाँ जला के आए। वफाकी काबीना ने मंजूरी तो दे दी है, मगर इसके लिए काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी जिसके लिए पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत दरकार है। आइन की शेख 62 और 63 में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन के लिए लाजिम है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। आइन के आर्टिकल 62A में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी ही पार्लियामेंट का रुकन बनने का अहल होगा, जबकि आर्टिकल 63C के मुताबिक जो शख्स किसी दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल करेगा वो पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नाअहल हो जाएगा। एक बहुत अहम मामला था जब साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार की सरबराही में एक 7 रुकनी लार्जर बेंच ने दोहरी शहरियत केस में 4 नौमुंतखब सेनेटर्स के नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दिया था, जिनमें चौधरी सरवर, जनाब हारून अख्तर खान, सादिया अब्बासी और नुज़रत सादिक शामिल थी। बाद में अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की हमशीरा सेनेटर सादिया अब्बासी और हारून अख्तर की दोहरी शहरियत के मामले पर फैसला देते हुए दोनों सेनेटर्स को नाअहल भी करार दे दिया था।
20 सितंबर 2012 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने दोहरी शरीयत के केस के फैसले में वाजे कर दिया था कि दोहरी शरीयत के हामिल अफराद पर पाबंदी आइन ने लगाई है। यही वजह है कि दोहरी शरीयत केस में अदालत उज़्मा की तरफ से मुख्तसर फैसला सुनाए जाने के बाद 11 अरकान पार्लियामेंट की दोहरी शरीयत के हामिल होने की बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दे दिया था। गोया कि ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है, लेकिन PTI की हुकूमत चाहती है कि वो इसके लिए राह हमवार करे कि दोहरी शरीयत के हामिल पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ सके। इसकी कानूनी सूरत हाल जानते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं, साबिक वज़ीर कानून भी रह सकते हैं और अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, सैयद अली ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। फरमाइएगा कि ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, फॉर्मल अप्रूवल दी है कि जो डुअल सिटीजन्स हों उनको हम अलाउ करें पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए, मगर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कदगने हैं ना। जी कामरान साहब, हमारे आइन में एक शिक है आर्टिकल 63(1)(c। इसके तहत अगर कोई शख्स पाकिस्तान की सिटीज़नशिप छोड़ देता है या किसी और मुल्क की शहरियत अपना लेता है तो वो इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड है, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसकी तशरीह इस आर्टिकल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी एक केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक शख्स बेशक पाकिस्तान की शहरियत नहीं भी छोड़ता लेकिन वो किसी और मुल्क की शहरियत भी अपना लेता है उसके साथ, यानी कि ड्यूल 2 नेशनैलिटीज़ रखता है, ड्यूल नेशनल बन जाता है, तो वो भी इस शिक के तहत डिस्क्वालीफाइड है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस मामले उस और वजह और सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एक बड़ी अहम वजह, जिससे मैं एग्री नहीं करता लेकिन बहरहाल वजह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो ये कहा था कि अगर एक शख्स कोई और शहरियत अपना ले जो ड्यूल नेशनल है तो वो फिर वफादार नहीं रहता पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो किसी और मुल्क का हल्फ उठा लेता है, किसी और मुल्क की लीजियंस उसके तहत ओथ ले लेता है उसके कानून के तहत, और वो पार्लियामेंट में इसलिए उसको बैठना नहीं चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस बने तो एक 5 मेंबर बेंच बना और उस 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया। उसमें फिर ये दोबारा बहस हुई, उन्होंने भी यही तशरीह की, लेकिन उन्होंने वफादारी के बारे में, लॉयल्टी ऑफ अ ड्यूल सिटीज़न के बारे में किसी किस्म का जिक्र नहीं किया। तो इस वक्त फ़िलहाल कानून यही है जो आर्टिकल 63(1)(c जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है कि अगर आपके पास बेशक पाकिस्तानी शहरियत हो लेकिन आपने किसी और मुल्क की, इंग्लैंड की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, किसी मुल्क की भी और नेशनैलिटी रखी हुई है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। गोया अली ज़फ़र साहब, इसके लिए आपको हर सूरत में आइन में तरमीम करनी होगी। जी देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हम ड्यूल नेशनल्स को दो शहरियत रखने वालों को भी इजाज़त देना चाहते हैं। इसके लिए जिस तरह मैंने कहा कि चूँकि ये मुमानियत आर्टिकल 163(1)(c में है जो कि एक आइन की शिक है, इसलिए उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी और पार्लियामेंट को फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या जो ड्यूल नेशनल्स हैं उनको इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं। तो एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है। एक मैं इसमें ऐड करता जाऊं आखिर बात, और वो ये है कि ये आर्टिकल 63(1)(c में जब ये तरमीम करे पार्लियामेंट तो ये ज़रूर एक शिक होनी चाहिए कानून में कि जो ड्यूल नेशनल है अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो जाके अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर कर दे कि मैं ड्यूल नेशनल हूँ, ताकि जो पब्लिक है जो इलेक्ट करने वाली है वो फिर ये फैसला कर सके कि हाँ हमने ड्यूल नेशनल को वोट करना है कि नहीं। लेकिन कानून के तहत उसको कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक डिक्लेरेशन की उसको ये शिक अगर डाल दें कानून में कि डिक्लेयर कर दें आप कि मैं ड्यूल नेशनल हूँ और फिर आप इलेक्शन लड़ें और अगर आवाम आपको इलेक्ट करती है तो बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा एक दूसरी शिक भी डाल देनी चाहिए उस कानून में, और वो ये है कि जो ड्यूल नेशनल है उसको फिर रेजिडेंसी कम से कम पाकिस्तान की लेनी चाहिए, वो टैक्स पेयर पाकिस्तान का होना चाहिए ताकि उसका लिंक इसीलिए जाहिर है कि आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया अली ज़फ़र साहब। मैं इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी पार्लियामेंट को क्या फ़ायदा होगा अगर हम ड्यूल नेशनल्स को अलाउ कर रहे हैं, अगर हम आईनी में तरमीम करके उनको अलाउ करें कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा बने, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, इलेक्शंस लड़े, तो इससे हमारी डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, हमारा जो एक ड्यूल नेशनल है
वो अपने एक्सपीरियंस, उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उसके पास सरमाया भी है, और वो अगर वापस आके करना चाहता है, अपनी इलेक्शन में हिस्सा, पाकिस्तान की सर्विस करना चाहता है, कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, तो बिल्कुल जमहूरियत को फ़ायदा होगा। अच्छे लोग आएंगे, ऑनेस्ट लोग आएंगे, पैट्रियाटिक लोग आएंगे, जिनको मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो क्यों उनको हम रोकें आने से। ये तो 1920s में जब USSR और अमेरिका का आपस में झगड़ा था तो ये नेशनैलिटीज़ की बातें होती थी। अब तो दुनिया छोटी हो गई, हमारे लोग किसी वजह की, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, काम करने के लिए, बिज़नेस के लिए बाहर गए हैं, लेकिन उनका, जैसा मैंने पहले कहा, दिल पाकिस्तान में है, उनके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो वो जब आएंगे तो हमारी पार्लियामेंट में और एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, लोग अपने अपने आइडियाज़ नए लेके आएंगे, और इस तरह हम अच्छी कानून साजी भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील आ रही, पीर को इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.